दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका क्रांतिकारी अड्डे में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार आपको कानपुर के ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो कि कहीं न कहीं कानपुर का अपना और देश का नाम रोशन करने में लगे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ एक यूट्यूबर है सूरज जी, जो हमारे साथ है आज। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। सूरज जी नमस्कार, स्वागत नमस्कार। है आपका। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को दें। बिल्कुल, मैं आपका सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा आप अपने प्लेटफ़ॉर्म पे इनवाइट करने के लिए और आपके व्यूअर्स को अ, जो आप अपने व्यूअर्स से हमें मिलवा रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद तो है ही और साथ ही साथ कहीं न कहीं जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो अपने व्यूअर्स तक पहुँचाने के लिए आपके प्लेटफ़ॉर्म और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जैसा कि पता ही है मेरा नाम सूरज दीक्षित है और मैं एक टेक यूट्यूब चैनल ओन करता हूँ जिसमें लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर के आस-पास हैं। हालाँकि चैनल तो बहुत सारे हैं जिनमें मिलियंस में भी हैं लेकिन जो एक बेसिकली चैनल है जिस पे हम गैजेट्स को रिव्यू करते हैं और आपको ये बताते हैं कि कौन-सा गैजेट आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन-सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें जो बताते हैं, उस चैनल का नाम है एसआरजे टेक वर्ल्ड। तो आज इस चैनल के बारे में काफ़ी सारी बातें होने वाली हैं आई थिंक। तो सूरज जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, सवाल क्या है मैं जानना भी चाहूँगा कि आप बहुत यूथ हैं, बिल्कुल युवा हैं। और जैसा कि मेरी जानकारी में आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं आपके। तो कैसे आपके बचपन से लेकर अभी तक के यूट्यूबर बनने तक की क्या कहानी थी? कैसे आपने प्लान किया कि नहीं मुझे यूट्यूबर बनना है? क्योंकि अगर आज से 10, 12, 15 साल पहले की बात करी जाए, तो शायद आदमी सोच भी नहीं सकता था बिल्कुल, कि इससे हमें कुछ करना है। बिल्कुल। तो कुछ आप बताइए कैसे रहा ये आपकी जर्नी? देखिए, यूट्यूबर बनना पहली बात तो मुझे लगता है कि शायद ही किसी का ड्रीम होता होगा क्योंकि ये आज भी एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसको लोग प्रोफ़ेशन नहीं मानते या इसे एक प्रोफ़ेशन का दर्जा नहीं दिया जाता है। और जब बात आती है कि मैं कैसे बना तो मेरा जो बेसिकली प्रोफ़ेशन था वो था एक नॉर्मल टीचर का। मैंने नॉर्मल बच्चों को पढ़ाता था, ट्यूशन्स लेता था, कोचिंग लेता था और उस दौरान मेरे को एक ऐसा जॉब चाहिए था, एक ऐसा काम चाहिए था जो हॉबी को भी फुलफ़िल करे और कहीं न कहीं 4 पैसे की अर्निंग हो जाए तो और बेहतर है। तो मेरे दिमाग में माइंडसेट था चलो शुरू करते हैं और उस टाइम एक ग्रोइंग प्लेटफ़ॉर्म था आपका यूट्यूब, जहाँ पर आ रहा था 4G नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ था 2015-16 के आस-पास और उसके बाद बहुत तेज़ी से लोग डिजिटलाइज़ होना शुरू हो गए थे। तो कहीं न कहीं जो आ रहा था कि चलो शुरू करते हैं, तो एक छोटा-सा ट्राइपॉड, एक माइक के साथ शुरू हुआ और मतलब वैसे तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई, चैलेंजेज़ आए जिनके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन अगर हम हज़ार बातों को सम अप करें तो एक एक्सीडेंटल प्रोफ़ेशन मैं इसे बोल सकता हूँ वो है। क्योंकि ऐसा कुछ प्लान्ड नहीं था बट लोगों ने पसंद किया, वीडियोज़ चली और फिर मोटिवेशन मिला और मोटिवेशन के साथ-साथ आपका मतलब घर भी चला उसी प्रोफ़ेशन से, तो कहीं न कहीं आपका कारवां बढ़ता चला गया। सूरज जी, मैं कई ऐसे लोग से मिला हूँ जो कि अपना चैनल चलाते हैं, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, कई जगह पे हैं। लेकिन मैंने पहली बार ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जो कि बिल्कुल 100% प्रोफेशनल ये काम करने में लगे हुए हैं। आपके साथ टीम भी है, तो थोड़ा बहुत भी ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप बताएँ कि आप कैसे, आप कार्यप्रणाली आपकी क्या है? कैसे आपकी टीम काम करती है? कैसे आप अपने जो एपिसोड बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं जिससे कि आपको अच्छी रीच मिलती है और आपकी इनकम भी होती है? ठीक है। अ सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब एक बहुत तरीके से लोग चलाते हैं। आप भी चलाते हैं, हम भी चलाते हैं। तो इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो पूरे ग्रुप में काम करते हैं और एक होता है जो सोलो इंडिविजुअल काम करता है। और मेरी ख़ास बात ये है कि मेरे कुछ चैनल पर मैं सोलो काम करता हूँ, जहाँ पर कैमरामैन, एडिटर सब कुछ मैं हूँ और कुछ चैनल हैं जहाँ पर टीम वर्क करती है। और हाल-फिलहाल में अगर आप देखोगे कि जो बाहर चल रहा है आजकल, जो समय चल रहा है, जो जिसमें लोग आजकल जिस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं यूट्यूब पर, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि ग्रुप कंटेंट ज़्यादा चल रहा है। बट मेरा पूरा सोलो कंटेंट था शुरुआती दौर में जी। और डिफ़िकल्टीज़ तो आई हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं जो चीज़ें होती हैं, वो उतनी आसानी से किसी को भी नहीं मिल जाती। क्योंकि जब आप शुरू के जो 100 सब्सक्राइबर करते हो, 1000 सब्सक्राइबर करते हो, वो बहुत एक ऐसा फ़ेज़ होता है जब आपकी हिम्मत जवाब देने लग जाती है। और चूँकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि आपका वॉच टाइम होना चाहिए या जी। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो चीज़ पूरी करने में लोगों के हाथ-पाँव फूल जाते हैं। मुझे लगता है आज भी 80% जो क्रिएटर हैं, वो काम तो जोश में शुरू करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है इस थ्रेशोल्ड को पूरा करने में। तो शुरू में तो मेरे साथ भी बहुत दिक्कत हुई थी और कहीं न कहीं जो कंटेंट है वो डेविएट भी होता है, आपको लगता है नहीं ये छोड़ के ये कर लेते हैं। तो शुरू में चैलेंजेज़ आए और चूँकि एक ऐसे परिवार से हम बिलॉन्ग करते थे जहाँ पर मिडल क्लास या कह लीजिए कि जहाँ पर आपके लिए जॉब का बड़ा महत्व है, कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए और बाकी सब तो फिर चलता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, बिज़नेस भी हो जाएगा, सब कुछ चल जाएगा। तो मैं भी उसी फैमिली से था, तो वहाँ पर ये कन्विंस करना लोगों को
कि भाई यूट्यूब क्या है और कैसे मैनेज होगा, कैसे परिवार चलेगा, कैसे 4 पैसे आएँगे, ये थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है सभी के साथ ये होता होगा, मैं कोई नया इंसान तो हूँ नहीं, सबके साथ ही प्रॉब्लम्स होती होंगी। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, इस दौरान आपको अपना काम भी करना होता है, आपको अपना कंसंट्रेशन देना होता है, क्योंकि अगर आप काम करोगे तभी फिर कहीं न कहीं आप सक्सेस हो पाओगे। कौन कौन से चैनल्स, कैसे कैसी कैटेगरी में आप चैनल्स चलाते हैं, क्या है, अगर कुछ डिटेल आप बताना चाहें? चैनल्स तो शायद आपने तो विज़िट किए ही होंगे। एक तो एसआरजे टेक वर्ल्ड करके है, जहाँ पर ओवरऑल सारे गैजेट्स जितने भी लेटेस्ट आते हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन रहती है। और मेरे चैनल की खास बात है, जो शायद मुझे लगता है इंटरनेट पे बहुत कम चैनल्स पे ऐसा होता होगा, कि जनरली अगर मेरे को एक प्रोडक्ट रिव्यू करना है तो मेरे पास 2 या 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, मेरे को ब्रांड प्रोवाइड करा दे, जो सबसे ईज़ी वे होता है, कि लेकिन उसमें क्या होता है, कहीं न कहीं कंटेंट को आप मैनिपुलेट हो जाता है। जैसे अगर आपने मेरे को ये चीज़ गिफ्ट की है, जी। तो फिर मैं इसकी बुराई नहीं कर सकता, बाय हो जाता है। बायस्ड हो जाता है। तो एक तो ये होता है, जो बहुत होता है, चलता भी है। दूसरा होता है कि आप स्वयं खरीद के उस चीज़ को रिव्यू करो, जो कि बहुत कॉस्टली अफेयर होता है। और इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो ये करते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली कहीं न कहीं उनका एक बेस होता है, उनके लिए 25-30 हज़ार या लाख रुपए भी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। तो एक तो वो होता है। दूसरा होता है कि आप अच्छे टर्म्स बनाओ लोगों से और एक रिटेल यूनिट टारगेट करो। आप शॉप पर जाओ, लोगों से बात करो कि भाई मेरे को ये आप दो, और उनकी तरफ से क्या होता है कि उनका कहीं शॉप का नाम आ रहा है, या उनकी कहीं जो जहाँ पे वो बैठे हैं उसका नाम आ रहा है, उनको भी थोड़ी सी रीच मिल रही है। और आपको क्या है कि एक अनबायस्ड कंटेंट मिल जाता है, कि वो आपको प्रेशर कभी नहीं करेगा कि नहीं भाई ये चीज़ लाए हो तो इसके फेवर में बोलो, आपको जैसा मैंने वैसा बोलो। तो मेरा कंटेंट ये रहता है कि रिटेल यूनिट पर फोकस रहता है, यानी कि अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप ये श्योर हो सकते हैं कि कंटेंट बायस नहीं है। जो मेरे को लग रहा है, जितना मेरे को ज्ञान है, उस हिसाब से जिस चीज़ के बारे में जितना हम समझ पा रहे हैं, वो आप तक पहुँचा रहे हैं। दूसरा, एक चैनल हाल फिलहाल में मैंने शुरू किया, ऑटोक्राफ्ट नाम है उसका। अब उसमें क्या कर रहे हैं कि आज की तारीख में एक बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है कार्स का, जी। क्योंकि अभी तक कार्स केवल एक ट्रैवल मीडियम हुआ करता था। जैसे कि फ़ोन्स एक ज़माने में केवल कम्युनिकेशन मीडियम थे, अब वो एक स्टेटस सिंबल बन गए कि किसके पास कितना अच्छा फ़ोन। तो कार्स में भी वही चीज़ मैं फ़ील कर पा रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से, आप भी कर रहे होंगे, कि जितनी बड़ी कार और कहीं न कहीं उसका उतना बड़ा ऑरा, ये आजकल चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस चक्कर में बहुत लोग भ्रमित भी हो रहे हैं, और सिर्फ दिखावे-दिखावेबाजी के चक्कर में एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सही, अगर आप 10-15 लाख कहीं लगा रहे हो, तो आपको एक सही चीज़ खरीदनी है। तो उसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ, उस चैनल पे आपको बेहतर से बेहतर कार रिव्यूज़ अवेलेबल कराता हूँ, जिससे कि आपको ये हेल्प मिले कि किस तरीके से आपको अपनी नेक्स्ट गाड़ी प्लान करनी है, कौन-सी गाड़ी खरीदनी है। वो जी, अगर बात करी जाए, इतनी कम एज में आप इतने फेमस हैं, इतने आपके फॉलोअर्स हैं, तो एक सवाल मेरे मन में भी है जो मैं पूछना चाहूँगा कि एज ए यूट्यूबर, मतलब बहुत ही लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं। हाँ। मतलब अगर हम भी अपना पेज चलाते हैं, चीज़ें हैं, तो इसको आप किस रूप में लेते हैं कि इतना मतलब फॉलोअर्स होने के बाद, इतनी इनकम होने के बाद भी अगर एज ए यूट्यूबर को आदमी इतना ज़्यादा लाइटली लेता है, जो एक है आम बात में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल तो मुझे लगता है कि मैं स्वयं से भी कभी-कभी पूछ ही लेता हूँ कि जो हम काम कर रहे हैं वो कितना जस्टिफाइड है। और आपने बताया भी कि, और मैंने शुरुआत में भी आपसे बोला था कि आज की तारीख में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम को काम नहीं मानते हैं। जी। तो ये चीज़ होती है कि सामने वाले को कन्विंस करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, कि ये बताने में कि हम क्या करते हैं और कैसे शुरुआत की। उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना कमाते हो, उसको इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ये फ़र्क पड़ता है कि आप जॉब करते हो, आप बिज़नेस करते हो, आप क्या करते हो। एक ऐसी चीज़ बताओ जो सुनने में थोड़ी-सी ठोस नज़र आए। यूट्यूब उतना ठोस लगता नहीं है जितना ठोस हो सकता है पीछे बैक साइड में होता हो, लेकिन उतना लगता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ तो जो आप बोल रहे हो कि बहुत मुश्किल आती है सामने वाले को ये कन्विंस करने में कि हम क्या करते हैं। समटाइम्स आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, आपके काम को पहचान नहीं मिलती है उतनी जो आप काम कर रहे होते हैं, तो बहुत मुश्किल है। बट फिर भी क्या होता है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है, और कहीं न कहीं आपका दिमाग इस चीज़ से प्रोग्राम होता है, क्योंकि लाइफ़ का अल्टीमेट गोल होता है एक रिस्पेक्टेबल लाइफ़ जीना, जिसमें आप 4 पैसे भी कमा सकें एक नंबर से। और मुझे लगता है यूट्यूब में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एक रिस्पेक्टेबल लाइफ़ भी देगी, आपको एक नंबर से पैसे भी देगी, और आपको पहचान भी दिलाएगी समाज में। बहुत से ऐसे मूवमेंट हैं जो अभी आपकी लाइफ में आने बाकी हैं, लेकिन अगर बात करी जाए अभी तक की आपकी लाइफ के लिए, कौन सा ऐसा प्राउड मूवमेंट है जब आपको लगा हो कि हाँ यार, मतलब ये सोचा नहीं था, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ है? यूट्यूबर्स की लाइफ में मुझे लगता है शायद ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जब ये चीज़ ना होती होगी। हर दिन एक नया होता है, हर दिन कुछ नया प्लान होता है, कुछ नया घटित होता है। और लेकिन अगर हम कुछ की पॉइंट्स उठाएँ तो मेरी लाइफ में 2-3 मोमेंट्स ऐसे हैं जो मैं आपके व्यूअर्स तक ज़रूर से बताना चाहूँगा। जिसमें एक मोमेंट है जब मैंने अपनी पहली कार खरीदी थी, स्कॉर्पियो एन।
चूँकि क्या होता है, आपने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ये उससे रिलेट होता है कि जब आपको समाज में लगता है ना कि अरे ये क्या करते हैं, तो आपको स्वयं को भी सिद्ध करना होता है कि नहीं, हम जो काम करते हैं उससे एटलीस्ट एक छोटी-सी गाड़ी तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं। जी। तो मेरी लाइफ में जब मैं उस गाड़ी को घर लाया था, वो मेरे लिए बहुत ही एक ड्रामेटिक मोमेंट था और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ था कि जो काम मैं करता हूँ कम से कम इस लायक तो हुआ कि मैं उससे एक छोटी-सी कार ओन कर पाया। दूसरी चीज़ ये हुई मेरी लाइफ में, जो मतलब मुझे लगता है कि हर क्रिएटर को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वो ये होता है कि आज की तारीख में आप साइबर वर्ल्ड में अगर विचरण कर रहे हो, आप जी रहे हो, तो उसमें आपको एक चीज़ का खतरा हमेशा रहता है, वो है साइबर अटैक। और साइबर अटैक के लिए तो शायद आपने भी थोड़ी देर पहले मेरे को डिस्कस किया था इस बारे में, तो वो चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है। तो सेम मेरे साथ भी हुआ था। एक मेरा बड़ा चैनल था, मिलियंस में फॉलोवर थे और वो चैनल मेरा हैक हुआ। हालाँकि आप थोड़ा-सा दिमाग लगाते हो, आप कम्युनिकेट करते हो यूट्यूब या जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आप काम कर रहे हो, तो उनसे बात करके आप उस चीज़ को वापस ला सकते हो। लेकिन एक नहीं होता है कि एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जिसको आप बोल सकते हो, वो होता है। वो मेरे लिए दिन था कि शायद मैं इस यूट्यूब की वजह से शायद पूरी रात नहीं सोया हूँगा मैं। तो ये छोटे-छोटे मोमेंट्स तो चलते ही रहते हैं, बाकी तो हर दिन कुछ नया होता है, किसी नए व्यक्ति से मिलना है। आज देखिए आप ही से मिलना हो गया जी। और सुबह तक तो कुछ ऐसा प्लान भी नहीं था, अचानक आपने इन्विटेशन दिया और हम चले आए। अच्छा लगा आप आए, अच्छा लगा। किसी भी मतलब मेरा एक व्यक्तिगत मानना है, किसी भी लड़की से उसकी एज और किसी भी लड़के से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हम जानना चाहेंगे आप कितना कमा लेते हैं यूट्यूब के माध्यम देखिए, शायद मुझे तो लगता है कि अगर इस सवाल का जवाब हमने सही-सही दे दिया तो शायद हम अपनी कम्युनिटी से गद्दारी कर बैठेंगे। लेकिन तब भी कुछ आइडिया दिए मुझे, आपके बहुत फॉलोअर्स हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आइडिया दूँगा, मैं बिल्कुल आइडिया दूँगा, आपने क्वेश्चन किया है। और ये आइडिया सिर्फ़ इसलिए नहीं दूँगा कि पूछा है इसलिए बता रहा हूँ। समटाइम्स ये जो इनकम होती है, ये सामने वाले के लिए इंस्पिरेशन भी हो सकती है, जी। कि सामने वाले को भी लग सकता है कि एक आम आदमी, कानपुर का रहने वाला एक छोटा-सा शख्स जो कि ट्यूशन क्लासेस लेता था, वो भी यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर आकर कुछ कर सकता है। तो मैं पूरी तरीके से तो इसे रिवील नहीं कर सकता कि क्या कैसी चीज़ें होती हैं। और पहली बात तो जब आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे होते हो तो बहुत सारे मद होते हैं, सोर्सेज़ होते हैं जिनसे आप अर्न करते हो। बट अगर सीधा-सीधा कहा जाए कि अगर 50,000 एक नॉर्मल क्लर्क की सैलरी होती है, तो शायद महीने में 3 या 4 क्लर्क की जॉब तो आप एक साथ कर सकते हो। बहुत बढ़िया। और मतलब समझने वाले तो समझ ही जाएँगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। बाकी फ्लक्चुएशन एक बहुत बड़ा गेम होता है और मैं इससे और थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई इसलिए करूँगा कि जब आप काम कर रहे हो तो सिर्फ़ आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें उसकी नहीं देखनी चाहिए, कुछ नेगेटिव पहलू भी होते हैं जिन पर विचार करना चाहिए। तो आपकी अर्निंग हो सकता है आज आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो और हो सकता है अगले महीने आपको 20,000 मिले। और साइबर अटैक्स जिनकी मैंने बात की थी, और हो सकता है आपको अगले महीने अगर कुछ लंबा मैटर हो गया, तो अगले महीने आपको हो सकता है वो भी ना मिले। लेकिन श्योरिटी ये होती है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो। यानी कि आज आपका चैनल चला गया, जैसे अभी आपने बताया आपका चैनल चला गया, तो आप उस पे डिपेंडेंट नहीं थे, आप स्वयं पे डिपेंडेंट थे, आपने नया बना लिया। तो मेरे से भी कभी-कभी लोग पूछते हैं यूट्यूब बंद हो जाएगा या चैनल के साथ कुछ हो गया ऊँच-नीच, तो आप क्या करोगे? तो वहाँ पर मैं यही बोलता हूँ कि आप मेरा सब कुछ ले सकते हो, मेरे सारे खिलौने, कैमराज़, माइक सब कुछ ले सकते हो, चैनल ले सकते हो, बट एक चीज़ नहीं ले सकते कि हम एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और हम कंटेंट क्रिएटर हैं और क्रिएट कर सकते हैं, जब चाहें तब नया चैनल बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। अंत में क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, मैं चाहूँगा कि जो भी आपके फॉलोअर्स, जो हमारे फॉलोअर्स आपको देख रहे हैं, हाँ। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम? मैं प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से यही मैसेज दूँगा कि आपके पहली बात तो जो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपका जो जिस तरीके के आपके फॉलोवर हैं, जिस तरीके के आप लोगों से, कानपुर के ख़ास तौर से कानपुर वासियों से जुड़े हैं, तो वहाँ पर एक यूथ आपके चैनल पर, मतलब आपके पेज पर बहुत ज़्यादा है। और चूँकि यूथ जब चीज़ें देखता है, जब समाज की चकाचौंध देखता है, तो उसके दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी इसके होते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा ये आता है कि अगर ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये इस बात में कोई बुराई नहीं है, परंतु एक चीज़ ये होती है कि ये होता है कि पापा एक कहावत बोलते हैं कि सूप का जो स्वभाव होता है, उसके एक होता है कि जो उस पे जब उसको चालते हैं कि उसमें वो जो मिट्टी-इट्टी होती है वो उड़ा देता है और जो मेन मटेरियल होता है वो रख लेता है। तो वही चीज़ होनी चाहिए कि जब भी आप इंटरनेट पे कंटेंट्स देखें, जब भी अगर आप इंस्पिरेशन लें किसी से, तो उसकी नेगेटिव चीज़ों को उड़ा दें और केवल जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको ही आप अडॉप्ट करें। और स्पेशली आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं, जो अपनी चकाचौंध से आपको प्रभावित करेंगे। महँगी-महँगी लग्ज़री गाड़ियाँ, बड़े-बड़े घर, विदेशों की ट्रिप्स, वो चीज़ें हो सकता है उन्होंने कहीं और से हासिल की हों और आपको ऐसा लगता है यार ये तो यूट्यूब से कमा रहे हैं, हो सकता है ऐसा ना भी हो। तो विश्वास करो पर जाँचो पहले।
तो इंटरनेट का एक रूल है कि कोई भी कंटेंट आप देखो, ट्रस्ट करो, पर पहले उसको वेरीफाई कर लो। सूरज जी, आप यहाँ पे आए, अपना समय निकाल के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ऐसे आप अपने घर वालों का और कानपुर का नाम रोशन करते हैं। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं सूरज जी, जो कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और आने वाले टाइम में और बड़ी बनने वाले हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।